वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखिए न्यू एक्सरसाइज जो हमारी क्लास 9 की स्टार्ट होने वाली है, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसका मतलब क्या है, यूक्लिड एक पर्सन का नाम है जिसके नाम पर इस चैप्टर का भी नाम हमें रखा गया है। और सबसे पहले हम इस चैप्टर में इसका जो इंट्रोडक्शन है, कहने मतलब इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराएंगे। तत्पश्चात हम इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आपसे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। मोस्टली इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिए, तो जिनको आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से, या फिर हमारे गणित शास्त्र के नाम से व्हाट्सएप चैनल, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर लिंक नहीं मिलता है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं आपको जरूर उसको लिंक भेज दूंगा जिससे आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है वो 5.1 है, जो न्यू अपडेटेड जो एनसीईआरटी है उसमें 5.1 एक्सरसाइज आपकी। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन के विषय में जानना पड़ेगा। यूक्लिड के जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसमें क्या चीजें किस तरीके से होते हैं, कैसे सवाल होते हैं, या क्या क्या चीजें हमसे इसमें पूछी जा सकती हैं, तो उन सब विषय को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या है, तो सबसे पहले हमें ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है 9th क्लास का वो स्टार्ट हुआ, तो इसलिए पहले आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें वह आकृतियों, रेखाओं, कोणों, सतहों और ठोस वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसी आकृतियों जिसमें हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते हैं, किसी भी आकृति का, किसी भी रेखाओं का, किसी भी एंगल्स का, किसी भी सतहों का और ठोस से जो वस्तु होते हैं उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, सबसे पहले तो गणित की शाखा है, दैट डील्स विद द शेप, लाइंस, एंगल्स, सरफेस एंड सॉलिड। तो इन सबसे रिलेटेड जो हम कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं, वो किसमें आते हैं, आपके ज्योमेट्री के बीच अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट में अब देखिए आपके ज्योमेट्री का इतिहास, तो हिस्ट्री ऑफ द ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहले ज्योमेट्री की हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, कैसे हमने इसको स्टार्ट किया था। तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता और भारत में भूमि मापने के लिए ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता था। इसके जो साक्ष्य हैं वो आपके भारत में मिलते हैं, और मिस्र की सभ्यता जो हमारी मिस्र में है उससे भी हमारे जो कुछ साक्ष्य हैं उसमें से प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम उस समय पर क्या करते हैं, केवल भूमि को नापने के लिए हम इसका प्रयोग किया करते थे। लेकिन इसे एक व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय यूक्लिड को जाता है। मतलब इसको जो हम लोगों के सामने परिचित किया था वो साइंटिस्ट थे, या फिर इनको दार्शनिक बोल सकते हैं, यूक्लिड, जिन्होंने इनको हमें बताया था। तो उन्होंने 300 ईसा पूर्व एलिमेंट नाम की पुस्तक लिखी थी। मतलब ईसा के जन्म से भी 300 वर्ष पहले ही उन्होंने एक बुक लिख दी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स, और जिसमें उन्होंने ज्योमेट्री के विषय में अध्ययन कराया था, मतलब ज्योमेट्री के विषय में उन्होंने बताया था। तो इन एंशियंट इजिप्ट एंड इंडिया ज्योमेट्री वाज यूज्ड ऑफ द मेजरिंग लैंड। तो उस समय पर वो यूज हुआ करती थी, मतलब इस्तेमाल हुआ करती थी, किस लिए, मेजर का नापने के लिए, लैंड को लिए। यूक्लिड ऑर्गेनाइज ज्योमेट्री सिस्टमेटिकल अराउंड द 300 BC इन हिज बुक एलिमेंट। मतलब इन्होंने, यूक्लिड ने जो अपनी एक बुक लिख दी थी वो 300 वर्ष पहले, ईसा BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व, इन्होंने वो एलिमेंट नाम की जो पुस्तक थी वो आपके लिए लिख दी थी, जो हमें आज जो पढ़ने के लिए मिल रहे हैं वो इसी बुक के साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट में अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि यूक्लिड थे कौन। तो यूक्लिड एक यूनानी एक देश है यूनान, जिसके गणितज्ञ थे और जिन्होंने ज्योमेट्री का भी जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कभी पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्री या ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक आपको कहा जाता है। उन्होंने 13 खंडों में एलिमेंट ग्रंथ का लिखा था। इसमें जो इन्होंने चैप्टर बनाए थे 13 चैप्टर थे, मतलब खंड का मतलब है 13 पार्ट्स मान लीजिए आप इनके, ठीक है, 13 पार्ट्स थे जिसमें उन्होंने एलिमेंट ग्रंथ को पूरा का पूरा लिखा था। यूक्लिड वॉज ए ग्रीक मैथमेटिक्स नोन एज द, इंग्लिश में इसको यूनानियों को ग्रीक कहते हैं, कभी सोचे कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो फादर ऑफ द ज्योमेट्री, जो आपके जनक कहा जाता है ज्योमेट्री के, तो ही रोट ए फेमस बुक एलिमेंट इन द 13,
वॉल्यूम्स, जो इन्होंने एक खंड लिखे थे, मतलब एक एलिमेंट नाम की बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने 13 खंडों का एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट में अब देखिए, इसमें कुछ जाम्स होती हैं, एग्जाम्स होती हैं, जिसमें स्वयं सिद्धीकरण कहते हैं। तो एग्जाम्स आपकी होती कैसे हैं? सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि वे कथन होते हैं जिनको किसी प्रमाण के लिए सत्य माना जाता है, मतलब ऐसे कथन कि आर स्टेटमेंट एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम बिना किसी प्रूफ के ही सत्य माना जा सकता है। जैसे वे कथन जिनको बिना किसी प्रमाण के, ये जरूरी है। एग्जाम्स हम उन्हीं को बोलेंगे जिसमें आप बिना प्रमाण के भी उन चीजों को सत्य मान सकते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि दो चीजें बराबर हैं तो तीसरी चीजें बराबर होंगी और ये आपस में बराबर होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि ए का भाई बी है और बी का भाई सी है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए और सी में भी रिलेशनशिप होगा जरूर, क्योंकि जब ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो इसका मतलब ए और सी भी आपस में क्या होगा? भाई और भाई। तो वैसे देखा जाए तो प्रमाणित रूप से नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो आपका कथन सत्य है, क्योंकि ये चीजें उसके बराबर आपको दी हुई है। ठीक सेम आपको एग्जाम्पल इंग्लिश में दे रखा है कि थिंग्स विच आर द इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अदर थिंग, मतलब अलग से आपस में बराबर हो सकती है किसी तीसरे से, जो दो चीजें हैं। नेक्स्ट में अब देखो पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होते हैं आपके? व्हाट इज द पोस्टुलेट? पोस्टुलेट में विशेष स्वयं सिद्ध होते हैं जो कि ज्यामिति से संबंधित होते हैं, मतलब इसमें कुछ एजम्स होते हैं आपके जिनको आप स्वयं सिद्ध करके इनको मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बताएंगे कि इसकी रेखा बराबर है, इसके एंगल्स बराबर है, इसके ये चीज बराबर है, इस तरीके की चीजें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट इनको बोल देते हैं। तो आपके देखिए यूक्लिड के लिए जो आपके 5 पोस्टुलेट है जो कि आपको इंपोर्टेंट है, जो आपके इसमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको दे रखा किसी भी दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी दो बिंदु बना लेते हैं तो आपको पता उनसे मिलकर एक रेखा बन सकती है। तो पहले बात कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ जॉइन एनी 2 पॉइंट, तो इसका मतलब ये भी होगा कि हर एक रेखा इन 2 पॉइंटों को जरूर ज्वाइन करेगी, मतलब किसी भी रेखा को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता जरूर होगी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एक रेखा को भी किसी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई ये रेखा है, मान लीजिए इसकी लंबाई आपके पास है, दूसरी बना लेते हैं, इसकी लंबाई आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसको 6 सेंटीमीटर नहीं कर सकते? 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए। क्या आप इसको और नहीं बढ़ा सकते? 2 सेंटीमीटर, कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी सेगमेंट को या किसी लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटिवली, मतलब कितना भी बढ़ा सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आपको आवश्यकता है उस हिसाब से आप इसको बढ़ाते चले जाइए। नेक्स्ट में किसी भी केंद्र और त्रिज्या से एक वृत्त बनाया जा सकता है। ये कह रहा है अगर आपको कोई भी केंद्र दे दिया जाए और त्रिज्या दे दी जाए तो आप उससे सर्किल बना सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बॉडी कॉन्सेप्चुअल थिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दी कि कोई वृत्त जिसकी रेडियस या त्रिज्या, रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है? यहां से यहां पर लाइन खींच दी 5 सेंटीमीटर, ठीक, और इस पॉइंट पे से आपने कंपास रखी और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये सर्किल नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना अगर आपको किसी भी चीज की मतलब कोई भी एक त्रिज्या पता हो सर्किल की, तो आप उससे इजीली जो सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट में इस और सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब समकोण जो त्रिभुज होते हैं, जो सभी समकोण त्रिभुज होंगे, जो एंगल होंगे वो आपके बराबर होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आपके सामने ये वर्ग दे रखा है, ठीक है, जिसे हिंदी में इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो अगर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है तो आपको पता है ये डिग्री भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक वर्ग है और आपकी जो चार भुजाएं बराबर है और एकदम परपेंडिकुलर खड़ी हुई है। नेक्स्ट में यदि कोई रेखा यदि रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटती है कि एक के आंतरिक कोण 180 से कम होते हैं और वे रेखा आपस में मिलेंगी, मतलब अगर दो रेखाएं अपने आप में इस तरीके से काटती हैं जिनके जो एंगल है 180 से कम होंगे, ठीक है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदन करेंगे, मतलब काटेंगे एक दूसरे को जरूर। तो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द टू सच इंटीरियर, तो एंगल ऑफ द 180 आपका जरूर होगा। जैसे कि ये एंगल आप देखेंगे 180 हो जाएगा, ये एंगल 180 हो जाएगा। इस वाली लाइन के लिए बात करें तो ये एंगल 180 और इसके लिए ये एंगल 180 हो जाएगा जब भी आपस में मीट करेंगी आपकी लाइन।
अब हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, कहने मतलब है हमको जो रियल लाइफ में ज्योमेट्री का जो यूज है वो किस लिए करते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। ज्यामिति की आवश्यकता आपको क्यों होती है? सबसे पहले भवन निर्माण में, मतलब किसी भी आपको मकान वगैरह बनाना, उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो भी नापने के लिए इसके यूज करते हैं। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर वगैरह, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनानी है, कोई भी डिजाइनिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, या फिर किसी भी मेजरमेंट में डेली में आपको कोई भी मेजरमेंट नापना है, तो उस सब के लिए आपको ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। अब यहां से जो आपके क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5.1 आपकी एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए बुक में, और उसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटर्न है, तो आप उस तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। जैसे निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य ट्रू फॉल्स आपको बताने और उनको उत्तर देने। तो जैसे कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया था कि किसी भी रेखा को बनाने के लिए मिनिमम 2 वृत्त की आवश्यकता, मतलब 2 बिंदुओं की आवश्यकता जरूर होगी। और ये कह रहा है किसी भी एक बिंदु से बना सकती है, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स आपका। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है 2 विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्यक रेखा खींची जा सकती है। कि अगर आपके पास केवल 2 बिंदु दे रखे हैं तो उनसे आप कितनी भी लाइन खींच सकते हो? नहीं, केवल एक ही लाइन खींच सकते हो। तो उन बिंदुओं से जो होकर है आप केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि हर लाइन को बनाने के लिए एक लाइन को कम से कम 2 की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये भी कथन असत्य हो जाएगा। ये कह रहा है बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन हमें पता केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट में, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये कथन सत्य है। अगर मान लो ये कोई आपके पास लाइन है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी एग्जांपल बताया था, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये इधर 1 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं, हम इधर भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आप इसको 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दीजिए, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसको इन्फिनिटी टाइम तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो कथन है आपका कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हम इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में, यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो क्या उनकी त्रिज्या बराबर होंगी? सीधी सी बात है, अरे 2 वृत्त अगर आपस में बराबर दे रखे हैं तो उनकी जो आपस में जो त्रिज्या होंगी वो तो बराबर हो ही जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको मान लीजिए एक वृत्त ये बना दिया और एक सर्कल आपका ये बना दिया। अब इसका केंद्र से जब त्रिज्या नापेंगे, अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों बराबर के हैं, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही बैठेगी। तो इसका मतलब ये वाला कथन भी हमारा कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये कथन आपका कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में, आकृति 5.9 आपकी चित्र में जो आकृति है, सॉरी बुक में 5.9 है ये आकृति, कि ए भी बराबर है इसके, मतलब अगर मान लो ए भी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर है इसके, तो जब ये 5 सेंटीमीटर ये भी आपके कितने हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो क्या ए और एक्स बराबर होंगे? अगर आप मैंने जैसे मानिए ये भी 5 सेंटीमीटर थी और ये भी 5 सेंटीमीटर थी, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर है, तो कथन सत्य हो जाएगा हमारा। और यहाँ लिख देते हैं हम इसको ट्रू। ठीक, अभी यहाँ पर 2 जगह मैंने हिंदी में लिख दिया, इनको इंग्लिश में लिख देते हैं। ये आपका ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे करते हैं। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेशन वगैरह दे रखी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको कुछ भी करने की मेहनत जरूरत नहीं है, इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं जो भी आपको इसमें लिखना है, इनका आंसर देना है। तो आपको दे रखा निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए, मतलब परिभाषा दीजिए, और क्या इनमें कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें की परिभाषित करने की आवश्यकता है तो उन्हें बता दीजिए। मतलब इनसे रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई भी चीज तो आप बता सकते हैं। वैसे तो आप केवल डेफिनेशन लिख के काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जो इंपोर्टेंट चीजें जो आपको याद होनी जरूरी है इनसे रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दी है। तो जैसे आपको पहला वाला एंगल दे रखा है, सॉरी एंगल कह रहा हूं, पहली वाला समांतर रेखा दे रखी है। तो समांतर रेखा होती कौन सी है? 2 रेखाएं जो एक ही समतल में होती हैं और जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो चाहे वे जितनी बढ़ा दी जाए तो उनको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। 2 लाइन्स इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। कि जब 2 लाइन इस तरीके से हो तो एक लाइन आपकी यहाँ पर और दूसरी लाइन आपकी यहाँ पर। ठीक, इसको भी कितना बढ़ा लिया जाए और इसको भी कितना बढ़ा लिया जाए, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटे। ठीक है, तो जब भी आपस में नहीं काटेंगे उन लाइन को क्या कहते हैं हम, समांतर लाइन या फिर पैरेलल लाइन हम इनको बोल देते हैं। नेक्स्ट में,
जो आपको इनसे रिलेटेड जो कुछ चीजें जरूरी है, एक तो आपको रेखा होना चाहिए और एक समतल होना चाहिए। अगर आप मान लो एरिया लाइन बनाना चाहते हो तो कोई भी आप धरती पर बनाओगे, मतलब जमीन पर ही बनाओगे, तो उससे आप लाइन खींचोगे तो आपको रेखा पता होनी चाहिए कितनी बड़ी है, और आपके पास जमीन होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए जिस पर आपको इसको ड्रॉ करना है। सेम आपकी लंब रेखाएं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके काटे, जहां एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ऐसे काटे और ये एंगल आपका कितना हो 90 डिग्री हो, तो उन लाइंस को आप क्या बोलेंगे, लंब रेखा इनको हम बोल देते हैं। तो और इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक तो लाइन चाहिए और एक दूसरा आपको जरूरी है एंगल होना चाहिए, मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल जरूरी है, तभी तो आप बता पाएंगे अगर इसकी लंब रेखा है। तो इसके लिए एक तो आपको लाइंस की पता होनी चाहिए और आपको एंगल इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट में जो आपको रेखाखंड दे रखा है, मतलब रेखाखंड में कोई भी एक लाइन खींची थी, तो उसमें क्या होता है, रेखा का वह भाग जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जाता है। मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बता रखी है, दो बिंदुओं के बीच से जाती है रेखा हमेशा, और जिनके एक निश्चित लंबाई होती है। हाँ, यही बात है कि मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और इसके लिए हमें एक बिंदु होनी चाहिए और एक रेखा होनी चाहिए, मतलब आपको दोनों बिंदुओं का पता होना चाहिए और आपको लाइंस का पता होना चाहिए। अगर मान लो ये आपका बिंदु ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो आपकी लाइन ऐसे खींच सकती है, और आपका ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, सीधा है, तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच सकती है। तो इसका मतलब आपको बिंदु पता होना चाहिए और इसकी लाइंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में वृत्त की त्रिज्या, जिसे रेडियस ऑफ सर्किल कह देते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कह देते हैं। कोई भी आपके पास सर्किल है, यहां से लेके जो यहां तक की दूरी, इसके जो सेंटर से लेकर, केंद्र से लेकर आपकी जो इसकी परिधि पर टच कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा त्रिज्या बोलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या क्या होनी जरूरी है, एक तो वृत्त का पता होना चाहिए, एक केंद्र का पता होना चाहिए और एक आपको परिधि का पता, वृत्त ड्रॉ होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए और ये सेंट्रल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप वृत्त की त्रिज्या उनको बता पाएंगे। नेक्स्ट में आपको देखा स्क्वायर, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। पहले किन्हीं दो शब्दों में परिभाषित करना है और रेखा कोण का समांतर हो जाता है। ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर है इस तरीके से बना हुआ है, इसके जो ये एंगल्स है ये तो सभी 90 डिग्री हैं, और इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, बराबर आपको दे रखी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों एंगल्स बराबर हो, तब जाके आपकी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाती है, स्क्वायर की बन जाती है। तो ए स्क्वायर इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड आर द इक्वल एंड द ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपको क्या पता होना चाहिए, लाइन, एंगल और क्वाड्रिलेटर में समांतर चतुर्भुज कैसा, वो ही पता होना चाहिए। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज आपके पास ऐसा भी होता है, सॉरी, जिसे लंब वो बोल देते हैं हम, आयत, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है, 90 डिग्री तो इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन इसके बराबर होती है, ये लाइन आपकी इसके बराबर हो जाती है। तो कहने मतलब है आपको यही पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज आपके पास किस तरीके का है, तभी जाके आप स्क्वायर बता पाएंगे। तो आपके लाइंस बराबर होनी चाहिए और आपके एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसी में कवर करेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई आपके लिए, जिससे आप डेफिनेशन वाला पार्ट 1 में कर लेते। कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करने वाले उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको याद कर लें और नेक्स्ट में मिलेंगे तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।